परमिशन देना है। अरमान आज नहीं आया है क्या? तो हम अगले पेज पे चलते हैं। एक मिनट। अच्छा, नोट कर रहा है। ओके। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूज ये भी है कि उसकी मदद से हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई हमसे कहे कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन है साहब कि एक हमारे पास है स्फेयर, हॉलो स्फेयर है, उस पे चार्ज है कुछ क्यू, ठीक है, और उसकी सरफेस से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस के बाहर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल, ठीक है। इसकी रेडियस है कैपिटल R, और ये नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग इसलिए लिया हुआ है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बाहर जो चार्ज रखा हुआ है वो इस हॉलो स्फीयर के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दे, इंडक्शन का इफेक्ट लगा करके। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इस। तो हमें पता लगाना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ force exerted by the point charge on the sphere. Calculate the magnitude of force exerted by the point charge on the sphere. क्या आंसर आएगा बेटे? सर के क्यू अपॉन आर प्लस आर द होल स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही। पॉइंट चार्ज स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा? तो देखो ये जो कूलम्स लॉ है इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ तो फॉलो होता ही है। क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स exerted by point charge on a sphere will have same magnitude as force exerted by a sphere on the point charge.
will have same magnitude as force exerted by sphere on the point. क्यों बेटे? ये हम क्यों बोल सकते हैं? As per Newton's third law, every action has equal and opposite reaction. और अगर मुझे इस स्मॉल q चार्ज पे लगने वाला फोर्स लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल q अगर मुझे लिखना, तो वो आ जाएगा, इसका मतलब स्मॉल q एक तरह का टेस्ट चार्ज हो गया जिस पे फोर्स लिखना है। किसकी वजह से? स्फेयर की वजह से। तो q को मल्टीप्लाई कर दूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिखना होगा? स्फेयर की वजह से लिखना होगा। तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी शेल की वजह से लिखने के लिए क्या करते हैं, बाहर वाले पॉइंट्स पर लिखनी होती है, तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है भाई? Yes, sir. और यही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द स्फेयर भी। ठीक है सर हाँ, डायरेक्शन पे डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे अगर हम ये माने कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज पर रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन मतलब ये कुछ इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और इस पूरे स्फेयर पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये किस पे लगा? ये ऑन स्मॉल, और ये किस पे आया? ऑन स्फेयर। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। ओके, अच्छा अगर यही पॉइंट चार्ज अंदर आ जाता तो क्या? 0. तो फोर्स जीरो। ठीक है, अगर मान लो ये स्फेयर है क्यू चार्ज का, और अंदर कहीं भी इस पॉइंट चार्ज को लगे, यूनिफॉर्मली चार्ज बबल्स। तो क्या हो जाएगा भाई? फोर्स ऑन स्मॉल क्यू लिखो या फोर्स ऑन कैपिटल क्यू लिखो, तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। और उसको जल्दी से कैसे देख सकते हो? कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है वहां जीरो है, तो स्मॉल क्यू पर कैपिटल क्यू कोई नेट फोर्स नहीं लगा रहा, तो स्मॉल क्यू ने भी कैपिटल क्यू पर कोई नेट फोर्स नहीं लगाया। ये बात समझ में आई बच्चों? तो ये यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फायदा हो जाता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन अपन को याद है, तो फोर्स वगैरह कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, उसकी जगह अगर मान लो मैं ऐसा कहूँ कि, अच्छा तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो कि a uniformly charged spherical shell
can be replaced by a point charge placed at its center, can be replaced by a point charge placed at its center for electrostatic effects outside the sphere. उसके बाहर अगर हमें कोई ना कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करना है तो हम ऐसा मान सकते हैं एज इफ दैट एंटायर स्फीयर इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर। पूरा का पूरा स्फीयर कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। वो बिल्कुल ठीक वैसे ही बिहेव करता है, लेकिन सिर्फ बाहर वाले इफेक्ट्स के लिए, अंदर वाले इफेक्ट्स के लिए ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कैपिटल क्यू को सेंटर पे रखा हुआ मान लूं। ऐसा मान लोगे तो नेट फोर्स 0 आने लग जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये वाला जो अभी स्क्रीन पे है तुम्हारे सामने, उसके लिए हम ऐसा कर सकते थे कि पूरे शेल को कहाँ पे रखा हुआ मान लें? सेंटर पे ही रखा हुआ। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब हम इसका मतलब इम्प्लीकेशन ये है, जैसे आपके सामने मान लो एक स्फेयर रख दिया गया और कहा गया कि एक रिंग रखी, ठीक है? देयर इज अ रिंग लाइक दिस, और रिंग की एक्सिस पे लाई करता है स्फेयर का सेंटर। ऐसा मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है √3r, और स्फेयर की रेडियस है r, इस रिंग की रेडियस भी है r, ठीक है? इसका चार्ज है कुछ q1, इसका चार्ज है q2। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय sphere and the ring। और हमें दिया हुआ सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों इसको? सर इसमें ऐसा इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं ना? पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, स्फेयर को मान सकते हैं, रिंग को नहीं मान सकते, यस स्फीयर पे बोलो ठीक है? तो। आप क्या कर सकते हो, स्फेयर को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो q1,
और रिंग को तो एज इट इज रखा रहने दो, ठीक है। और देखो फोर्स तो हम किसी भी एक का दूसरे की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं रिंग की वजह से। तो पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स को हम चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू जो रिंग की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। Q1 रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो के Q2 एक्स हो जाएगा √3r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स के Q1 Q2 r डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर की पावर 3/2। तो यानी 8r³ ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 8r। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए स्फेयर को उसके सेंटर पे रखे हुए चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके पूरे चार्ज को उठा करके सेंटर पे रख सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है कि सर अगर कंडक्टिंग होगा तो एफ कैसे डिफर करेगा। बेटे अगर कंडक्टिंग होगा ना तो क्या होगा, अ, वो सामने वाले चार्ज की वजह से इंडक्शन का इफेक्ट भी आ जाएगा। और इंडक्शन का इफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, कंडक्टर पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो फिर हम वो जो रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं उनको यूज नहीं कर पाएंगे। कौन से रिजल्ट, के स्फेयर के चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान रहे हैं, अंदर फील्ड 0 बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर, इस तरह के इफेक्ट्स यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन सब केसेस में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बॉडीज जो हैं दे आर ऑल नॉन कंडक्टर्स। इनको नॉन कंडक्टर्स कह देते हैं या डाइलेक्ट्रिक्स कह देते हैं, है ना। अगर रिंग को डायमेट्रिक सर्कमफेरेंस पे रखा तो, डायमेट्रिक सर्कमफेरेंस से तुम्हारा मतलब क्या है, स्फेयर की डायमेट्रिक सर्कमफेरेंस पे, तब तो फोर्स 0 हो जाएगा ना। उस केस में भी आप स्फेयर को सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो, है ना। मेरे ख्याल से जो आप बोलना चाह रहे हो वो कुछ इस तरह की बात बोलना चाह रहे हो कि ऐसा तो स्फेयर हो गया, ठीक है, और इसके अराउंड रिंग को हमने इस तरह से, ये पूछना चाह रहे हो। हाँ, तो इस केस में तो फोर्स 0 आ जाए, हर तरफ से बराबर बराबर आप रेडियली आउटवर्ड फोर्स रहेगा तो टोटल फोर्स। तो ये होलो स्फेयर से रिलेटेड बात है। हाँ, अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। ये कैसे देखेंगे भाई, देखो सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है कि द चार्ज क्यू is distributed
uniformly in a spherical volume of radius capital. Charge Q is distributed uniformly in a spherical volume of radius capital. इस केस में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. यानी Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r. इसको रो सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं. और ऐसा करें. सॉलिड स्फीयर अंदर भी चार्ज इसमें. ये इसका सेंटर. अब सेंटर से r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है. स्फीयर के अंदर भी वो पॉइंट हो सकता है, स्फीयर के बाहर भी पॉइंट हो सकता है. रेडियस इसकी कैपिटल R. अगर पॉइंट अंदर हुआ तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, ये कैपिटल R से छोटा हो जाएगा. अगर बाहर हुआ तो सेंटर से जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो कैपिटल R से बड़ा. स्मॉल r हमेशा डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं हम? सेंटर से ही. अब क्या होगा बच्चों? पहले फॉर्मूला देखते हैं. E एट r ग्रेटर देन कैपिटल R अगर लिखना है तो कोई फर्क नहीं होता, सीधे सीधे KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर ही आ जाता है. ठीक है. लेकिन अगर E एट r लेस देन कैपिटल R देखना है, यानी इनसाइड वाले पॉइंट पर देखना है, तो फॉर्मूला होता है KQ स्मॉल r बाई कैपिटल R का. ठीक है. वेक्टर फॉर्म में इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड में तो मॉड लिखना, और वेक्टर फॉर्म में मॉड नहीं लिखना. चार्ज को साइन के साथ पुट कर दो. r क्यूब इंटू r वेक्टर. r वेक्टर सेंटर के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है. और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, ये हो जाएगा k क्यू r वेक्टर डिवाइडेड बाय r. सर दोनों इधर आपने सेम ही लिखा है. क्या बेटे? इधर r इज ग्रेटर देन r, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r लिखना चाहिए, तो आपने लेस देन लिख दिया. अरे हाँ, ये r ग्रेटर देन. अच्छा, इन एक्सप्रेशन से अगर ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा बच्चों?
E वर्सेस R का ग्राफ, मैग्नीट्यूड ऑफ E वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, स्मॉल r को 0 पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब सेंटर से आगे बढ़ोगे तो लीनियरली बढ़ता जा रहा है, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज हो रहा है एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एंड दैट टू लीनियरली। तो स्ट्रेट लाइन बनाई, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कब तक रहेगा? R तक। R इक्वल टू कैपिटल R तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आप स्मॉल r को कैपिटल R पुट करो, इन दिस एक्सप्रेशन यू सब्स्टिट्यूट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो क्या आंसर आएगा? k मॉड क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर आएगा, k मॉड क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर आएगा। तो यस सर। ये k मॉड क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा, जस्ट अब जैसे ही बाहर पहुंचोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन लगने लगेगा, इसमें r को कैपिटल R पुट करो, स्मॉल r को कैपिटल R पुट करो, क्या आ गया? k मॉड क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी नहीं है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है वही लगभग इस पॉइंट पे भी है, इन दोनों पॉइंट में ज्यादा अंतर नहीं है। समझ में आ रही बात बच्चों? यस। और जैसे जैसे आप सरफेस पे पहुंचोगे तो चाहे अंदर से चलते हुए सरफेस पे पहुंचो या बाहर से चलते हुए सरफेस पे पहुंचो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा। लेकिन बाहर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लग जाएगा, और वो भी नॉन लीनियर तरीके से कर्व कम होगा, और इन्फिनिटी को जाएंगे तब तो जीरो को अप्रोच करेगा ही करेगा। यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इधर इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, और नो डिसकंटिन्यूटी एट द सरफेस। सरफेस पर किसी प्रकार का कोई डिसकंटिन्यूटी, तो हम्म, सर ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर वाले में आर स्क्वायर आएगा ना? इधर बेटे तो जो बॉक्स में आपने लिखा है उसका सबसे ये पहला वाला दिस वन, ये यहाँ की बात कर रहे हो क्या तुम? इसकी बात कर रहे हो क्या? सर नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। ये वाले में? हाँ सर, ऊपर वाले में आर स्क्वायर आएगा ना? ऊपर वाले में यहाँ पे? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ये सही है, यही आएगा, दोनों करेक्ट लिखे हैं मैंने। ओके सर। ठीक है, दोनों ठीक। डन ये सर। बात समझ नोट किया बेटे? एक यस मिनट। सर। अच्छा, सर हाँ बेटे, सर होलो स्क्वायर में एग्जैक्टली सरफेस पे कौन सा लगता है फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर।
Done, sir. ओके, देखो ये जो एक्सप्रेशंस हमने लिखे हैं, इनको वैसे इसको डेरिवेशन इसका देख लेते हैं अपन, कैसे इसको डिराइव करेंगे भाई। भाई देखो, ये आपका सॉलिड स्फीयर है ना। पहले बाहर वाले पॉइंट का देख लेते हैं, है ना। बाहर वाले पॉइंट पर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कई सारे स्फेरिकल शेल्स से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। हम क्या करें, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सेंटर से मैं गया कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे, या कुछ एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। और वहां पे जाकर के मैंने क्या किया, x और x प्लस dx के बीच का जो पार्ट था उसको मैंने अपना सिस्टम, इसको सिस्टम मान लिया। x से लेकर के x प्लस dx का जो पार्ट था, इतने पार्ट को मैंने अपना सिस्टम मान लिया, इस पार्ट। इसको अलग कर लिया बाकी से, ठीक है। इसके अंदर अंदर जो चार्ज है ना, वही सिस्टम है। समझ रहे हो इस बात को बेटा? यस सर। तो अब ये जो पार्ट मैंने बनाया है, क्या इसको एक शेल की तरह से मान सकते हैं? मतलब तुम देखो, ये पार्ट गायब हो गया अपना, अब यही सिस्टम बचा है। समझ रहे हो? यस सर। इसको हटाया, यही सिस्टम बचा है। तो दिस इज लाइक अ शेल, राइट। अब इसकी वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कहाँ पे, एट डिस्टेंस स्मॉल आर, बाहर स्मॉल आर पे कैलकुलेट करना है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल। तो अगर इस नीले वाले पार्ट का चार्ज dq में कहूं, तो इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन तो वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डीई बोलूं, और डीई को क्या मैं के डी क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। Yes, sir. शेल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना मैं। अब तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे पहले छोटे शेल्स बनाऊंगा, है ना। अगर मैं लेट्स से कोई और शेल भी बनाता, कोई और छोटा शेल भी बनाता, ठीक है, उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता, तो क्या एक्सप्रेशन बनता उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या पहली बात तो डायरेक्शन देखो, क्या वो भी इसी डायरेक्शन में आता? Yes, sir. या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आता, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, उसका उसका थोड़ा सा कम वॉल्यूम होता, तो उसका चार्ज कम होता, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, के डी क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। नहीं, लेकिन डेनोमिनेटर में तो स्मॉल आर ही आता ना, क्योंकि सबके सबका सेंटर तो सेम है। और डेनोमिनेटर में तो मैं सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर लिखता हूँ शेल के लिए। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है मुझे, क्या मैं वो सीधे सीधे के डी क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके लिख सकता हूँ? और जब इंटीग्रेशन करने जाऊंगा, अलग अलग टाइप के शेल बनाऊंगा, तो उसमें के बाई स्मॉल आर स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस चार्ज सबका अलग अलग होगा। तो मुझे के बाई स्मॉल आर स्क्वायर को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या है, सब डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू सबके चार्ज को ऐड करता जाना है,
तो बेसिकली वो तो मेरे को टोटल चार्ज मिलेगा ही, तो आंसर कितना हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। ये कब है? फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? yes sir, यस सर। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे? जो के है इसको हम लिखते हैं डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम पूरा 4/3 पाई r क्यूब है, तो के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ये 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ बाई r²। ऐसा भी हम डेंसिटी के टर्म्स में भी फॉर्मूला याद रखना है अपने को। कभी चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में पूछ लें तो ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब अंदर वाले पॉइंट्स के लिए बात कर लेते हैं। अगर सर कॉपी करने दीजिए ना। एक मिनट देखो, तो कर लो। डन सर। नो सर। हाँ भाई, हो गया। नहीं नहीं सर, 2 मिनट। सर ये सारे इंटीग्रेशन याद रखने हैं। सारे इंटीग्रेशन डेरिवेशन हाँ सर। भाई, अ, देखो वो जो मैंने बहुत बड़ा वाला पिछली क्लास में कराया था ना, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, वो मैंने पिछली क्लास में भी तुमको कहा। हाँ, लेकिन ये जैसे आज जो हमने किया है, हॉलो स्फेयर की मदद से सॉलिड स्फेयर का डिराइव करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देखो, ये पूरा का पूरा लॉजिक है, इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स मतलब यूज नहीं हो रही है ना एज सच। इंटीग्रेशन के नाम पे तो हमने क्या किया, बस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को क्यों लिखा। इसमें जो मेन चीज यूज हो रही है वो क्या है, शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी ज्यादा यूज, और उसकी मदद से कैसे मैंने सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया। नोट कर लिया भाई? यस सर। हाँ सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये तो अब हमें ई इनसाइड द स्फीयर पता लगाना, ठीक है। तो ई इनसाइड द स्फीयर कैसे पता लगाएं भी? देखो,
स्फीयर के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता, ठीक है। अब देखो फिर से क्या है, हम मदद तो लेंगे किनकी, शेल्स की ही मदद लेंगे। हम यहाँ से सेंटर से दूर जा करके एक किसी x रेडियस का शेल कंसीडर कर लूंगा, है ना, ठीक है। बेसिकली वो शेल क्या होगा मेरे लिए, इसका वो हिस्सा जो कि x रेडियस और x प्लस dx रेडियस के बीच में लाई कर रहा है, वो मेरा शेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अंदर जो चार्ज है, उस चार्ज को मैं dq बोल रहा हूँ, ठीक है। इस dq चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को लिखना है, तो वो कैसा होगा, ये अपने से अवे प्रोड्यूस कर रहा हो, कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, उसको डीई बोल देते हैं। तो डीई कितना आ जाएगा बेटे, क्या ये के डी क्यू बाई इस पॉइंट की जो यहां से डिस्टेंस है, वो तो स्मॉल आर हमें दिया ही हुआ है, तो डीई को के डी क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखो इस यहाँ पे होगा क्या, जब आप शेल्स बनाने जाओगे तो एक शेल ऐसा बना है, कोई शेल इस तरह का बनेगा, अलग अलग शेल बनाने पड़ेंगे ना हम, कोई ऐसा शेल बनाना पड़ेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्रोड्यूस करेगा, कोई शेल ऐसा बनेगा, ये भी पी पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे करते करते जब हम कई सारे शेल्स बनाएंगे बच्चों, तो कुछ शेल्स ऐसे भी मिलेंगे हमें जो कि इस पी पॉइंट के आगे निकल जाएंगे, मिलेंगे ही सही। क्या वो शेल्स पी पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे क्या? नो नहीं सर। सर। वो वाले शेल्स जो होंगे वो पी पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, तो मेरे को इंटीग्रेशन सिर्फ यहीं तक करना हो। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। जहां पे वो पॉइंट सिचुएटेड है ना, उस पॉइंट के अंदर अंदर वाला चार्ज ही सिर्फ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाहर वाले शेल तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो बात क्या है कि जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ भी के बाई आर स्क्वायर बाहर तो आ जाएगा, आपको करना सिर्फ इंटीग्रल डी क्यू ही है, लेकिन इंटीग्रल डी क्यू को हम टोटल क्यू नहीं लिख देंगे, इसको सिर्फ हम वो चार्ज लिखेंगे जो 0 से r के बीच में। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। और 0 से r के बीच का चार्ज को कैसे लिख सकते हैं अपन, हमें पता है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है? क्यू। Q तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो 0 से स्मॉल आर तक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। इसमें कितना चार्ज होगा? क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा के क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। इसको हम कहेंगे चार्ज जो 0 से आर के बीच बीच में। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? के बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब। तो ये हो जाएगा के क्यूब स्मॉल आर बाई आर। ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ठीक है। इसको आप डेंसिटी की टर्म्स में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यू को लिख दो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? जैसे ये है के बाई आर क्यूब है, तो क्यू को लिख दें रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और फिर के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बच जाएगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को लिखा रो 4 पाई बाई 3 और ऊपर आर आ जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात बच्चों? yes sir. यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट दैट only those shells which have radius less than small r will produce E। नोट कर लिया भाई सबने? एक मिनट सर, थोड़ा बाकी है। डन सर। नोट कर लिया भाई सबने? यस सर। देखिए भाई, ये E ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हो गया, है ना? जैसे मान लो कोई हमसे इतना सा क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ intensity of electric field due to a uniformly charged
solid sphere of radius r at points which lie at a distance of r by 2 outside the surface and inside the surface. सॉलिड स्फीयर की सरफेस से r/2 डिस्टेंस बाहर और r/2 डिस्टेंस अंदर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हमें पता लगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर। देखो बेटे, एट आर क्यूब बाय 9। सॉरी सर, 8/9। हाँ बच्चों, क्या आया आंसर? 8/9। 8/9। देखो कैसे, ये जैसे हमारा सॉलिड स्फीयर और आपको क्या करना है, सरफेस से एक पॉइंट है जो सरफेस से r/2 डिस्टेंस बाहर है ना। और एक पॉइंट है जो सरफेस से r/2 डिस्टेंस अंदर है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट के लिए हम बाहर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? KQ स्मॉल r का होल स्क्वायर। और स्मॉल r जो होता है वो कहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं? सेंटर। उसको सेंटर से मेजर करते हैं। तो ये हो जाएगा KQ r प्लस r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4KQ डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर। बी पे जब हम लिखेंगे तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है KQ बाई r³ इंटू स्मॉल r। तो उसके लिए जब आप स्मॉल r लिखोगे तो सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे
तो वो r माइनस आर बाई टू, यानी वो r बाई टू ही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा k क्यू बाई टू आर स्क्वायर, है ना। अब ई ए और ई बी का रेशियो आप पता लगा लो, तो वो हो जाएगा 4k³ बाई 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाई k³ बाई 2r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8k³ बाई 9r स्क्वायर। ये ए और बी पॉइंट पर सर के क्यू भी कट हो जाएगा ना? हाँ के, ये k³ कट हो जाएगा, बेसिकली आपके पास 8/9 k³ बार इसका पूरा कट होगा। और देखिए, अब देखो इसमें क्या है, हमें कुछ ऐसा दे दिया जाए कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है, और उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। मतलब कि सेंटर से अगर स्मॉल r डिस्टेंस पर चार्ज डेंसिटी लिखनी है और इसकी रेडियस को हम बोल रहे हैं कि वो कैपिटल R है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है रो नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R, ऐसी। ठीक है, तो हमें पता करना है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 from the center of the sphere। सर वो रो नॉट आर बाय आर क्या था? रो नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी एट डिस्टेंस स्मॉल r, है ना। रो नॉट स्मॉल r बाई r क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी at distance small r from the center of this। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अंदर वाले रीजन, मतलब जैसे स्मॉल r की वैल्यू जैसे जैसे बदलती जाएगी ना, आपकी जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है रो, ये जो रो नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R है, दिस इज बेसिकली dq बाई dv। इस जगह पर छोटा सा dv वॉल्यूम मैं कंसिडर करूं, और उस dv वॉल्यूम में अगर मैं बोलता हूं कि dq चार्ज है, तो dq बाई dv की वैल्यू है ये, है ना। यस सर। मतलब, और ये dq बाई dv की वैल्यू स्मॉल r के साथ बढ़ती जा रही है। ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, है ना बच्चों।
लेकिन एक बात ध्यान दो कि चार्ज डेंसिटी बदलती तब है जब मैं सेंटर से डिस्टेंस कम या ज्यादा करता हूं। अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस सेम रखता हूं तो क्या मैं मान सकता हूं कि चार्ज डेंसिटी उस हर जगह पर सेम रहेगी? यस सर। मतलब कि अगर मैं बहुत पतला सा इसका वॉल्यूम कंसिडर करूं तो क्या वो जो बहुत पतला सा वॉल्यूम है, क्या मैं उसको यूनिफॉर्मली चार्ज शेल बोल सकता हूं? सिर्फ इतने से हिस्से, यस सर। इसको मैं यूनिफॉर्मली चार्ज शेल बोल सकता हूं। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करें इसको? कंसिडर अ स्मॉल वॉल्यूम distance x and x plus dx from the center. This volume is uniformly charged shell of radius x. है ना? अब इसकी वजह से r/2 डिस्टेंस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, r/2 डिस्टेंस के हिसाब से अगर अपन देखें तो दो तरह के शेल्स निकल करके आएंगे, आएंगे कि नहीं? एक ऐसे शेल्स होंगे जिनकी रेडियस r/2 से कम होगी और एक ऐसे शेल्स होंगे जिनकी रेडियस r/2 से ज्यादा होगी। तो जिनकी रेडियस r/2 से ज्यादा है वो अपने अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी रेडियस r/2 से कम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? के dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यानी r/2 का होल स्क्वायर, और dq को क्या लिख देंगे बच्चों? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना? डेंसिटी क्या है? रो नॉट x बाई कैपिटल R इनटू वॉल्यूम dv डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाई 4, है ना? ये dq को हम क्या लिख रहे हैं? dq को लिख रहे हैं रो नॉट x बाई R इंटू, अब dv को क्या लिख दें? dv को क्या मैं सरफेस एरिया इंटू थिकनेस कर दूं तो वॉल्यूम मिल जाएगा मेरे को? यस सर, 4 pi r square dr। 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, है ना? तो k रो नॉट x बाई R 4 पाई एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4, ये ऐसा आ जाएगा। और इसको हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगाऊं ये आप लोग बताओगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा कि सब लोगों को समझ में आ गया। 0 से r/2। सब लोग बताएं भाई क्या होगा, एक दो लोगों से काम नहीं चलेगा। 0 से r/2। 0 से r/2 होगा, है ना? क्योंकि r/2 के बाहर वाले शेल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 वाले पॉइंट पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक बच्चे ने चैट में पूछा भी था, सर क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे? बेटा शेल का फॉर्मूला होता है ना, वो शेल वाला रिजल्ट अप्लाई होगा। शेल अपने अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता।
है ना, सिर्फ बाहरी वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो शेल का रिजल्ट यूज कर रहे हैं अपन। इसका इंटीग्रेशन हम कर दें 16K रो नॉट पाई divided by r cube into integration of x cube dx from 0 से r by, तो ये आ जाएगा x क्यूब dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4, तो 1/4 r/2 की पावर 4, तो r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 ऐसा आ जाएगा। तो ये 16 से 16 कैंसिल होता है और क्या आ जाएगा हमारे पास k रो नॉट पाई r/4। k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट r/16 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आंसर है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। अगले पेज पे चलें भाई। रुको सर, तो ये बेटे एक जनरल तरीका अपने को पकड़ना है, क्या कि अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर भी दिया हुआ है, लेकिन वो जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो रेडियल डिस्टेंस के साथ है, तो हम उसको कई सारे यूनिफॉर्म शेल से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। सर हाँ बेटे बोलो। सर यहाँ पे हम लोगों ने k dq/r² में r/2 ले लिया था, लेकिन सर ये फिर जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके, तो वहाँ पे फिर हम लोग ने x का इंटीग्रेशन क्यों कर दिया? नहीं भाई, मैं तो अलग अलग शेल तो कंसीडर करूंगा ना बेटे, कोई शेल छोटा होगा, कोई शेल बड़ा होगा। तो फिर सर वो उस सेल का फिर डिस्टेंस भी भाई जितने, ये मैंने क्या लिखा था, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर जो लिखा है वो क्या है, एक x रेडियस के शेल की वजह से, x रेडियस के शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, r/2 डिस्टेंस पर, है ना। तुम ये मानो कि जैसे ये शेल है, इसकी रेडियस x है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस शेल की वजह से इस पॉइंट पर। अब ऐसे और भी तो शेल बनाने पड़ेंगे ना अपने को। मैं एक एक छोटा शेल बनाऊंगा, ये तो एक कोई जनरल शेल मैंने बनाया, और छोटा भी बना सकता हूँ, फिर बड़ा बनाऊंगा, फिर वो सारे शेल्स का मेरे को कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, ये सर समझा सर। है ना, वही इस वाले पॉइंट पर सबका। लेकिन वो शेल मैं सिर्फ कहाँ तक बनाऊंगा, वो r/2 सिर्फ तक। यहीं तक बनाऊंगा, क्योंकि इसके बाहर वाले शेल बना के भी कोई फायदा नहीं है, वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ही नहीं रहे। नोट कर लिया भाई तुमने? यस सर।
और देखो, जैसे मान लो हमसे एक इसमें बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है देखना। कोई हमसे कहे कि भाई एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, लेकिन उस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी है, और वो कैविटी भी कैसा है, स्फेरिकल टाइप का ही कैविटी। दैट कैविटी इज ऑल्सो स्फेरिकल। ठीक है, there is a spherical cavity inside a solid sphere. हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट E inside cavity is uniform. In fact, vector E inside cavity is uniform. And find that vector E. मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि आप इस कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, उन सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन सेम आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि कैसे प्रूव करते हैं देखो। हम कोई कैविटी के अंदर जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P. Let P be some general point inside the cavity. और C1 C2 मान लेते हैं। C1 पूरे स्फीयर का सेंटर है, C2 कैविटी का सेंटर। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर जो बाकी स्फीयर है उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रो, बस कैविटी में चार्ज नहीं। तो टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, P is any random point inside the cavity, हम क्या करें कि let us assume that the cavity is filled with charge density रो एंड माइनस। वहां पर रो चार्ज डेंसिटी भी है और माइनस रो डेंसिटी भी। तो इफेक्टिवली मैं कोई चार्ज कैविटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, है ना, चार्ज सेम रहा ना। यस सर। अब ये जो रो चार्ज मैंने कैविटी को ऐड किया है, उसको मैं बाकी स्फीयर के चार्ज से क्लब कर देता हूं। ठीक है, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P को मैं कैसे लिखूंगा, E ड्यू टू रो ऑफ रिमेनिंग स्फीयर प्लस E ड्यू टू रो ऑफ कैविटी प्लस E ड्यू टू माइनस रो ऑफ कैप। ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। इन दोनों को मैं क्या बोलता हूं, इन दोनों टर्म्स को क्लब कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, E ड्यू टू रो ऑफ कंप्लीट स्फीयर। क्यों, हाँ सर। रिमेनिंग स्फीयर में कैविटी वाला चार्ज भी क्लब कर लें एक साथ, तो वो पूरे स्फीयर का हो जाएगा।
और ये हो जाएगा E ड्यू टू माइनस रो ऑफ स्मॉल स्फेयर, क्योंकि कैविटी भी तो अपने आप में स्फेयर ही है। अब देखो ये जो पॉइंट P है ना, ये दोनों के अंदर लाई करता है, बड़े स्फेयर के तो अंदर लाई करता है, कैविटी के भी अंदर लाई करता है। तो दोनों के लिए मैं रो r वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, जहां पे r वेक्टर क्या होगा, बड़े स्फेयर के लिए तो r वेक्टर ये वाला वेक्टर हो जाएगा, और कैविटी के लिए r वेक्टर ये वाला वेक्टर हो जाएगा। तो पूरे बड़े स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रो r वेक्टर मतलब C1p वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन, और कैविटी की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस रो इंटू C2p वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, C1p वेक्टर माइनस C2p वेक्टर ऐसा कर सकते हैं। बोलिए भाई। यस सर। अब इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मेरे को ये वेक्टर मिल जाएगा। देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हाट आई कैन राइट एज C1 C2 वेक्टर प्लस C2p वेक्टर, C1 C2 वेक्टर प्लस C2p वेक्टर, ये किसके बराबर है, C1p वेक्टर के बराबर है। ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं अगर अपन, तो रिजल्टेंट ऐसा आ जाता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B को वेक्टर C लिखते हैं कि नहीं, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब C1 C2 वेक्टर कितना आ गया बेटे, C1 C2 वेक्टर आ गया C1p वेक्टर माइनस C2 C1p वेक्टर माइनस C2 वेक्टर। तो इसको आप C1 C2 वेक्टर लिख दो इस एक्सप्रेशन, रो C1 C2 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन। की बात समझ में आती है बेटे। देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये P पॉइंट यहाँ ना होकर के कहीं और होता या कोई और पॉइंट में कंसीडर करता, उसकी वजह वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में भी C1 C2 वेक्टर ही आता, तो ये P वेक्टर तो गायब ही हो गया ना, इस एक्सप्रेशन में से P वेक्टर गायब हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर डिपेंड कर रही है, और उसी डायरेक्शन में है, इंटेंसिटी C1 C2 वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाऊं तो वो किस डायरेक्शन में है बेटे, वो हर जगह C1 C2 लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, पैरेलल टू C1 C2। कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड का है, और किस डायरेक्शन में है बच्चे, ये C1 C2 के पैरेलल डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इस रिजल्ट का क्या मतलब। यस सर। हाँ सर। At all points inside the cavity, intensity of electric field is parallel to the line joining these two segments. किसी ने डाउट पूछा है सर, चार्ज डेंसिटी वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकता हो क्या, इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे बेटे। लास्ट क्वेश्चन,
देखो लास्ट क्वेश्चन के बारे में अभी मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना, तो एक क्लास में तुम लोग जानो एक मिनट। अच्छा ये चीज समझ में आई सबको? इसको रिजल्ट की फॉर्म में भी याद रखना है बेटा। कैसे याद रखना है हमको कि इफ यू हैव a sphere with a spherical cavity inside it, with a spherical cavity inside this, तो क्या होगा, at all points inside that sphere intensity of electric field will be of constant magnitude and it will be in same direction. किस डायरेक्शन में होगा वो? along the line joining the centers of the two, मतलब इस तरह से। देखो ई इनसाइड कैविटी कितना आया था? ई इनसाइड कैविटी का क्या फॉर्मूला आया था? रो C1 C2 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे तो वो क्या आएगा? रो C1 C2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? C1 C2 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये C1 C2 के पैरेलल कैसे आया? ये देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इतना पार्ट तो स्केलर है, तो जो डायरेक्शन C1 C2 वेक्टर की आई वही डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आ गई। ठीक है, और वो किसी भी रैंडम पॉइंट पे दिख गया, उसकी जगह मैं यहाँ ले लेता पॉइंट, यहाँ ले लेता, यहाँ ले लेता, कहीं भी ले लेता, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो का एक्सप्रेशन लिखते तो यही C1 C2 वेक्टर ही आता ना न्यूमरेटर में, तो वो C1 C2 के ही पैरेलल हो गया। ई वेक्टर इन कैविटी, ई वेक्टर इन कैविटी at all points is parallel to C1 C2। अगर सॉलिड स्फीयर का सेंटर कैविटी के इनसाइड लिया तो उल्टा बोल रहे हो, कैविटी का सेंटर सॉलिड स्फीयर के मतलब ऐसा। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दिस, ये बोलना चाह रहा हूँ ये साफ ऐसा है और मतलब इनका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है ना, ऐसा ये बोलना चाह रहा हूँ। तो फिर कैसा? बाकी तो सारा केस ये कवर करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ऐसा ऐसा यूं हो जाए, है ना, मतलब ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर है और ये कैविटी का सेंटर है। सेम फॉर्मूला, अगेन वी विल बी एबल टू यूज द सेम फॉर्मूला, ये चलेगा। अच्छा ये स्टेटमेंट मैंने बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिख दिया, इसको मैं दोबारा लिख, क्या है? E at all points inside cavity will be parallel to C1 C2। ठीक है बच्चों, अब आप
इसका सेक्शन बी कंप्लीट कर सकते हो। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का रिमेनिंग डिस्कशन कब होगा? जब आप लोग करके ले आओगे तब डिस्कस कर देंगे। कब करके लाओगे बताओ? ओके सर नहीं, कब करके लाओगे? कल कर लाओगे? पक्की बात है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कल कर लेते हैं। कल का लेक्चर तो बेटे सेम टाइम पे ही होगा। अब इतनी जल्दी चेंज करना थोड़ा सा वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करेंगे, है ना। यही जो मैंने आज होमवर्क दिया है ये वाला डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। नोट्स मैंने भेजे हैं, देखो मिले हैं क्या? किस किस को मिल गए हैं नोट्स? मिल गए सर। मिल गए सर। ओके सर ओके बेटा, हाँ बोलो। सुनो ना सर। हम्म सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। नाम बोलो मत बोलो। सर, एक बार अपना चेहरा दिखा दो ना। क्यों? हाँ क्यों चेहरा से क्या करना तुमका? सर, ऐसे ही इतने महीनों से सर आपके आवाजें सुन रहे हैं और आप एक तो आपका व्हाट्सएप पे भी डीपी नहीं है, तो सर आप कैसे देखते हो मालूम ही नहीं है। वक्त आने पर मालूम पड़ जाएगा तो, ठीक है। भाई पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, उसकी चिंता मत करो तुम, ठीक है। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ। नहीं सर, उसका नहीं सर, क्यूरियोसिटी रहता है ना कि कैसे दिखते हैं पता सर। चल जाएगा, नहीं सस्पेंस की बात नहीं है। कुछ प्रोफेशनल कारणों से नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, पता चल जाएगा, कोई चिंता नहीं, ठीक है। चलो बच्चों कल मिलते हैं, ओके, टेक केयर।